हेलो गाइस, वेलकम टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। लास्ट टाइम हमने किया था शक्ति दुबे जी की कॉपी देखी है थी हमने, जो कि हमारी 2024 की AIR 1 थी, और हमने इनकी GS 2 की कॉपी देखी थी। ठीक है, पूरी हमने सीरीज़ करी थी। इसमें 6 पार्ट थे और 6 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सारे रीड किए थे। अब हम शुरू कर रहे हैं एक नई कॉपी, GS 1 की कॉपी देखेंगे इस बार, और यह है आदित्य श्रीवास्तव जी की, जो कि 2023 के ऑल इंडिया रैंक 1 थे। ठीक है, देखिए ये रही उनकी कॉपी, आदित्य श्रीवास्तव। 2023 में इन्होंने इस कॉपी को लिखा था, इंग्लिश मीडियम है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, GS 1 है ये, तो आर्ट एंड कल्चर पहला क्वेश्चन। The traditional theatre forms of India reflects the ideals and emotions of the society and an individual's role in the community. Discuss with examples. ठीक है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स को डिस्कस करना है। तो कैसे इंट्रो किया है इन्होंने, देखिए। रामलीला एंड मुदियत्तु recently were rewarded as untangible heritage and are already there in UNESCO untangible list. यूनेस्को की अनटेंजिबल लिस्ट में रामलीला और मुदियत्तु ये ऑलरेडी थे और अभी फिर से रिवॉर्ड हुए हैं अनटेंजिबल हेरिटेज में। ये एग्जांपल देते हुए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स को इन्होंने इंट्रो किया है। फिर दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी, एग्जैक्टली जो कहा गया है। कैसे आइडियल्स एंड इमोशंस दिखाते हैं अलग अलग थिएटर फॉर्म्स, देखिए। पहला, रामलीला ऑफ यूपी शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लाइफ्स ऑफ पीपल। रामायणा में जो रामलीला थी वो यूपी में दिखाती है इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स। फिर थिएटर ऑफ कृष्ण लीला इन मथुरा शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। कृष्ण लीला लव की वैल्यू दिखाती है। रामन ऑफ उत्तराखंड शोज़ द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। उत्तराखंड में रामन नाम से एक थिएटर है, वो नेचर सेंट्रिक लाइफ दिखाता है। केरला थिएटर फॉर्म्स लाइक लोकल मुदियत्तु शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमोशंस ऑफ राजसिक, तामसिक, सात्विक वेज ऑफ लाइफ एंड प्रेफरेंसेस। मुदियत्तु क्या दिखाता है, इन तीनों वेज को दिखाता है लाइफ की। ये तीनों वेज क्या हैं, ये राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये हिंदू फिलॉसफी में ये तीनों गुण हैं, यानी कि तीनों क्वालिटीज़ हैं। ये राजसिक, ये आपका डिज़ायर, पैशनेट, ये दिखाता है। सात्विक होने का मतलब है प्योरिटी, कामनेस, क्वाइटनेस, अ सिंपल वे ऑफ लिविंग, बेसिकली सेंट लाइफ, वो सात्विक है। और तामसिक, इसको एक नेगेटिव गुण या फिर नेगेटिव क्वालिटी माना जाता है। इसका मतलब है इग्नोरेंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इस तरह के सारे फीलिंग्स जो हैं वो तामसिक वेज हैं। तो मुदियत्तु थिएटर फॉर्म इन तीनों वेज को दिखाता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी। इंडिविजुअल रोल क्या मिलते हैं इस थिएटर में, हमको क्या देखने के और सीखने को मिलता है, देखिए। रोल ऑफ इंडिविजुअल शोन एज अल्ट्रुइस्टिक बाय दीज वैल्यूज़। अल्ट्रुइस्टिक दिखता है, मतलब क्या, सेल्फलेस होना और दूसरे के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें ये इंडिविजुअली हमको दिखाई देती हैं थिएटर फॉर्म्स में। ये वैल्यू सीखने को मिलती है, अल्ट्रुइस्टिक एक वैल्यू सीखने को मिलती है। फिर रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स प्रोमोटेड एज राम फॉर दशरथा। राम जी दशरथ उनके पिताजी की जो रिस्पेक्ट करते थे, ये रिस्पेक्ट हमको देखने को मिलती है इन थिएटर फॉर्म में। फिर उड़ीसा स्टाइल ऑफ थिएटर्स प्रमोट द वैल्यूज़ ऑफ मरीन लाइफ सेंट्रिसिटी ऑफ ह्यूमन। उड़ीसा लाइफ थिएटर में क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ मरीन लाइफ सेंट्रिसिटी। ठीक, और फिर रामाकुठू ऑफ तमिलनाडु प्रमोट्स द पुरुषोत्तम मीन्स हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू मैन। तो ये जो कैरेक्टर हमको मिलता है ये रामाकुठू से मिलता है। फिर क्या लास्ट में कहा है, कंक्लूड, देयर बाय थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन टू सी एंड लर्न। इसलिए सोशलाइजेशन का एक ये पार्ट थी, इनको प्रिजर्व करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कह के इन्होंने बढ़िया से 4 लाइन का छोटा कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करिए और इसके स्ट्रक्चर को आराम से देखिए। क्या है कि ये बताया क्या होते हैं थिएटर फॉर्म्स, शुरू में इंट्रो दिया, 2 एग्जाम्पल देते हुए रिसेंट के। आइडियल्स और इमोशंस क्या दिखाते हैं, रामलीला क्या दिखाती है, कृष्ण लीला जैसे लव दिखाती है, रामन नेचर सेंट्रिक लाइफ दिखाता है,
मुदियत्तु, ये तीनों वेज को दिखाता है, ये बताया। फिर इंडिविजुअल रोल क्या मिलते हैं हमको इसके अंदर, अल्ट्रुइस्टिक होना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, और मरीन लाइफ सेंट्रिसिटी, उड़ीसा स्टाइल में रामाकुतु में पुरुषोत्तम हो जाना। ये इंडिविजुअल रोल्स दिखाए और यहाँ पे इसको हमने कंक्लूड कर दिया। ये है स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के आंसर का। तो आप इसको एक बार देखिए, समझिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये सांची स्तूपा के बारे में है। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस क्या है सांची स्तूपा का, और फ्यूचर आर्किटेक्चर को इसने किस तरह से इंस्पायर किया। चलिए ठीक है, देखते हैं। सांची स्तूपा इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के आइडियल्स पे बेस्ड मध्य प्रदेश में है सांची स्तूपा। बढ़िया सा इंट्रो हो गया। फिर क्या बताया है सांची स्तूपा के बारे में इन्होंने, ये डायग्राम में सांची स्तूपा के स्ट्रक्चर को बताया गया है कि जो बीच का ये पार्ट था इसको कहते हैं मेधी, जो ऊपर का ये डोम शेप है इसको कहते हैं अंडा, और ऊपर ये जो बना हुआ है पार्ट इसमें ये है हर्मिका, और सबसे ऊपर जो डिस्क है इनका नाम है छतरी। और ये एक पार्ट है जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, राउंड सर्कुलर वे होता है ये, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो सांची स्तूपा उसका ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये बना हुआ है सांची स्तूपा। ठीक, देखिए चलिए। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। तो क्या है, बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शोज द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ दिस स्टेज दैट एज। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बना है, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस दिखाता है। यूज़ ऑफ स्टोन वेदिका शोज द प्रेजेंस ऑफ किंग्स पैट्रोनेज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोन। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोन हुआ है, मतलब ऑफकोर्स पैसा वैसा लगा ही है, तो किंग पैट्रोनेज दिया है और इसमें हेल्प किया है बनाने में सांची स्तूपा को, ये पता चलता है। बुद्धिस्ट गॉड पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स शोन, यहाँ पे ये भी पता चला है यहाँ पे कि जो भी लिखावट है उसके वजह से कि बुद्धिस्ट जो हैं उन्हें भी पैट्रोनेज मिलती थी किंग से। तो सांची स्तूपा के बनने में भी और बुद्धिस्ट को भी पैट्रोनेज मिलती थी। ठीक है, ये 3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के। फिर आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस शोज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा। बुद्धा क्या है, लेग्स एज मेधी एंड बॉडी एज अंडा। ठीक है, क्या है, लेग्स एज मेधी, बॉडी एज अंडा, पर्सोनिफिकेशन है बुद्धा का। ये जो ओवरऑल सांची स्तूपा का स्ट्रक्चर है ये पर्सोनिफिकेशन है बुद्धा का। क्या है, ये क्रॉस फलती मार के बैठे हुए बुद्धा का एक स्ट्रक्चर है। तो कहा गया है कि ये जो अपर पार्ट है ये अंडा को रिप्रेजेंट करता है, और जो उनके लेग पार्ट हैं जो पैर फोल्ड करके वो बैठते हैं ये मेधी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, आगे क्या है, छतरी सिग्निफाइड 3 ज्वेल्स बुद्धा धम्मा संघ। तो ये जो छतरी है, इस छतरी में ये 3 पार्ट हैं, ये क्या बताता है, बुद्धा धम्मा संघ। बुद्ध हमारे एनलाइटेंड पर्सन, धम्मा मीन्स देयर वे ऑफ लाइफ, जो उनका धर्म है, और संघ, संघ इज़ द कम्युनिटी ऑफ द पीपल जो इस धर्म को फॉलो करते हैं। वो पूरी कम्युनिटी जो इस धर्म को फॉलो करती है बुद्ध के, वो है संघ। ठीक है, फिर अगली बात क्या कही है, अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पथ फॉर महायान एंड हिनयान। महायान एंड हिनयान ये आगे आई हुई बाद में 2 ब्रांचेस थी बुद्धिज़्म में, तो ये अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पथ से दिखाई जाती हैं। फिर जातक स्टोरीज ऑन वेदिका कार्विंग ब्रिलियंस। जो वेदिका है यानी कि जो आउटर वॉल है, यहाँ पे ये डायग्राम में नहीं है पर वेदिका आउटर वॉल थी, इस आउटर वॉल में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ कार्विंग थी। तो ये कार्विंग भी दिखाती है, क्या, कार्विंग ब्रिलियंस दिखाती है, जातक स्टोरीज दिखाती हैं वेदिका में। ठीक है, वेदिका में थी जातक स्टोरीज। फिर इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, कैसे इंस्पिरेशन की दिया है, ये लास्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन का। गार्डन्स ऑफ स्तूपा आर सेड बाय A.L. बसम टू हैव इंस्पायर्ड 4 बाग। 4 बाग यानी कि बाग को 4 पार्ट में बनाना, ये पर्शियन डिज़ाइन थी, तो ये गार्डन्स ऑफ स्तूपा से ही इंस्पायर्ड है। फिर तोरणा इंस्पायर्ड द गेट्स ऑफ आर्क एंड ट्रेबिट एज वेल। तोरण
ये जो हमारा सांची स्तूपा था, इसमें 4 तोरण थे, मतलब 4 गेट थे, वो भी यहाँ पे डायग्राम में मिसिंग है। तो तोरण का मतलब था गेट। तो गेट का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था, जो होता था ऐसा कि यहाँ जो पिलर होते थे और फिर ऊपर से ऐसी एक डिज़ाइन होती थी, ऐसा गेट होता था। तो ये होता है हमारा तोरणा। तो आर्क की जो बात की है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये है आर्क, और ट्रेबिट ये होते हैं ये कॉलम जो ऊपर पूरी बिल्डिंग का वेट लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इंस्पायर हुआ है सांची स्तूपा के तोरण से। फिर डोम्स ऑफ फ्यूचर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ अंडा एज सेड बाय रोमिला थापर। रोमिला थापर जी ने क्या कहा था कि जो डिज़ाइन ऑफ अंडा है उसने भी फ्यूचर के जो भी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उसमें जो डोम्स आकार है वो भी सांची स्तूपा के अंडा से ही इंस्पायर हुआ था, ठीक है। फिर और क्या कहा गया है लास्ट में, ओवरऑल प्रदक्षिणा पथ सॉ द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर परिक्रमास एंड कॉरिडोर्स। हमारे आजकल जो भी नए मंदिर हैं वहाँ पर कॉरिडोर जो बनते हैं और जो परिक्रमा का सिस्टम है जहाँ पे हम मंदिर में गोल 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 घूमते हैं, तो वो वाला सिस्टम भी यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ से आया है, ठीक है। ये 4 इंस्पिरेशन है। फिर देयर बाय सांची स्तूपा हैज़ अ वेरी मच इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो इसलिए मॉडर्न आर्किटेक्चर और कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है ये सांची स्तूपा, ठीक है। एक बार इसके स्ट्रक्चर पे नज़र डालिए। सांची स्तूपा का इंट्रो दिया, बढ़िया सा डायग्राम बना दिया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में बताया, गुप्ता पीरियड वाली बात, किंग से पैट्रोनेज मिलती थी, बुद्धिस्ट को भी पैट्रोनेज मिलती थी। फिर आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस में बताया कि ये बुद्धा का पर्सोनिफिकेशन है। छत्र क्या सिग्निफाई करता है, छतरी, ये तीनों चीज़ें। प्रदक्षिणा पथ क्या सिग्निफाई करता है, और वेदिका जिसमें जातक स्टोरीज़ हैं ये भी कार्विंग बिल्डिंग्स को सिग्निफाई करता है। इंस्पिरेशन क्या है, गार्डन्स और तोरणा से। डोम्स ने भी इंस्पायर किया और प्रदक्षिणा पथ ने इंस्पायर किया है, ये 4 पॉइंट। और इसलिए सांची स्तूपा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, ठीक। बढ़िया हो गया, इसको भी समझिएगा और फिर बाद में प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का। भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल एल्यूसिडेट। भगत सिंह के रिवॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करना है, देखते हैं। भगत सिंह वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन 1898 एंड हैंग्ड इन 1931। ही मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ, भगत सिंह का इंट्रो और ये उनका ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ क्या था, देखिए। रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी, प्रोपागांडा बाय डीड, वो काम करके अपना प्रोपागांडा करते थे। बॉम्ब्स इन लेजिस्लेटिव, उन्होंने लेजिस्लेटिव में एक बार बॉम्ब फेंका था यूजिंग कोर्ट रूम फॉर प्रोपागांडा। लेटर ऑन बिकेम सोशलिस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन एज द गोल ऑफ आइडियोलॉजी। गोल ऑफ आइडियोलॉजी क्या थी कि बाद में एक सोशलिस्ट नेशन उनको बनाना था, ठीक है। गोल्स ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के गोल यही सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, सारी इंडिया की स्टेट्स को यूनाइट करना। यूज़ ऑफ बैरल ऑफ गन फॉर रिवॉल्यूशन, इनिशियली उन्होंने क्या किया था, गन का यूज़ किया था। लेटर ऑन क्या किया था, अडॉप्टेड स्टांस दैट ओनली मास मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव, बाद में उन्होंने मास मूवमेंट का सहारा लिया था, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल और भी कहे गए हैं, क्या है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, सेल्फलेसनेस एज प्रिफर्ड टू गेट हैंग्ड, वो फांसी भी चढ़ने के लिए राज़ी हो गए थे, तो ये उनका सेल्फलेस होना। फिर हंगर स्ट्राइक टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स के लिए हंगर स्ट्राइक भी उन्होंने की थी। और बॉम्बिंग यूसेज रादर देन ओनली गन्स, वो बॉम्ब भी यूज़ किए थे, सिर्फ गन ही यूज़ नहीं किए थे, ये उनके तरीके थे स्ट्रगल के, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या किया गया है, येट हिज कंट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट येट इनकम्प्लीट एज रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉड बाय मास एक्शन अंडर गांधी। क्या बताया गया है यहाँ पे कि भले ही भगत सिंह जी इन्होंने रिवॉल्यूशन का तरीका अपनाया और बहुत अलग अलग वेज और स्ट्रगल के वेज इन्होंने ये किए, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट रहा। रियल रिवॉल्यूशन गांधी के मास एक्शन से आया था। और क्या कहा गया है, वायलेंट मूवमेंट ईजिली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश माइट, जो भी वायलेंट मूवमेंट होते थे उस टाइम पे भगत सिंह जी के भी और इंक्लूडिंग अदर पीपल्स के भी, तो उन सभी के सप्रेस हो जाते थे वायलेंट मूवमेंट्स। फिर नॉट ऑल कैन पार्टिसिपेट इन भगत सिंह मेथड, इतना रिवॉल्यूशनरी मेथड सभी के बस का भी नहीं था, इसलिए मास एक्शन गांधी के अंडर ही फॉलो हुआ। फिर येट he played a very important role in emotional appeal to masses and raised banner of sacrifice, फिर भी इंपॉर्टेंस तो था, क्या इंपॉर्टेंस था, कंक्लूजन में क्या बताया,
इमोशनल अपील रही मासेस को, और उन्होंने सेक्रीफाइस करना सिखाया था मासेस को, ठीक है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, एक बार नज़र डालिए कि भगत सिंह, ये उनका इंट्रो था। रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी उनकी किस तरह की थी, गोल्स क्या थे कि भैया सोशलिस्ट होना है, बैरल ऑफ गन भी यूज़ कर लो, मास मूवमेंट भी यूज़ कर लो, स्ट्रगल के लिए क्या था, हंगर स्ट्राइक भी किया था, बॉम्बिंग भी यूज़ की थी, सेल्फलेस पर्सन थे, हैंग रहने के लिए भी तैयार थे। रिवॉल्यूशन होने के बावजूद क्या बताया है कि गांधी जी थे जिन्होंने कंप्लीट किया है इस मास मूवमेंट को, क्योंकि इनकम्प्लीट था जो भी मेथड था भगत सिंह जी का। फिर वायलेंट मूवमेंट इजीली सप्रेस हो जाते थे, क्योंकि फिर कहा गया है यहाँ पे बढ़िया सा एक कंक्लूजन दे दिया कि भगत सिंह का जो इंपॉर्टेंस था वो बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन क्या है ये, ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू द मेजी रिस्टोरेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर जापान। मेजी रिस्टोरेशन की बात करनी है। द मेजी रिस्टोरेशन वॉज द रिवॉल्यूशन। क्या था मेजी रिस्टोरेशन, एक रिवॉल्यूशन था दैट लेड टू द जैपनीज रीइंस्टेटमेंट इन द मेडिएवल हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स। लेड टू जैपनीज रीइंस्टेटमेंट, जापान में 1868 में आया था ये हमारा मेजी रिस्टोरेशन। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि जो फ्यूडल सिस्टम था पहले, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को चेंज करके यहाँ पर एम्परर आए थे, एम्परर मेजी। तो उन्होंने इस पुराने मेथड्स को, जो भी पुरानी रूढ़ी परंपराएं चल रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से जापान में एक प्रोग्रेस रुकी हुई थी, एक मॉडर्नाइजेशन रुकी हुई थी काफ़ी लेट तक भी। आप समझ रहे हैं ना, 1868 में अगर ये रिवॉल्यूशन आया तब तक बहुत ही स्लो था जापान। तो अचानक से एक मेजी रिस्टोरेशन आया, पूरा तख्ता पलट आया। वहाँ पर क्या हुआ, नई मेथड को, नए रिवॉल्यूशन को यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में अचानक से जापान ने कदम रखा था, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चेंजमेंट बहुत ही तेज़ी से जापान में हुई थी, इसके लिए था ये मेजर रिस्टोरेशन, ठीक। क्या फैक्टर्स थे, प्राइड ऑफ जैपनीज, यूनाइटेड फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, फॉरेन सपोर्ट फ्रॉम मंगोलिया, एक्सेसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू फॉरेन ऑक्यूपेशन। क्या रीज़न था यहाँ पे मेजर रिस्टोरेशन होने का, जैपनीज़ का अपना एक प्राइड था कि भाई हम पीछे क्यों हैं, यूनाइटेड फीलिंग थी ऑटोनॉमी की, फॉरेन सपोर्ट भी मिल गया था, और फिर क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन बाहर से हो ही रहा था। इसलिए ये सारे फैक्टर्स ने मिलके मेजर रिस्टोरेशन को कंप्लीट करवाया। फिर सिग्निफिकेंस फॉर जापान टुडे, उसकी वजह से आज क्या है जापान में, देखिए, अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड हाई नेशनल स्टैंडर्ड्स। इसलिए आज जापान कैसा है, हाई नेशनल स्टैंडर्ड है, रिस्पेक्ट है वहाँ पर, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, क्योंकि पावरफुल है तो ऑटोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 1990s डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए 1990s में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा था हमारा जापान। तो डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या, लेबर वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड लेबर था, इसलिए फास्टर ग्रोइंग रहा। फिर हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक सिग्निफिकेंस है जापान की। फिर हाउएवर इट ऑल्सो लेड टू, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या प्रॉब्लम रही हैं इसकी वजह से, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एज अगेंस्ट इंडियंस। डिस्क्रिमिनेशन हमने जापान में देखा है दूसरों के प्रति, जैसे इंडियंस के प्रति ही, ठीक। डेथ्स ड्यू टू ओवरवर्क, हाँ इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि डेथ भी हुई थी। लॉस ऑफ सोशल कैपिटल एज देयर आर लो मैरिजेस। सोशल कैपिटल मतलब क्या है कि सोशल रिलेशनशिप से जो हमको बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे वो सभी लॉस हो गए, क्यों, क्योंकि लो मैरिजेस हैं, मतलब रिलेशन उतने बनते ही नहीं हैं। फिर लॉस ऑफ प्रेस्टीज एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंट वॉर कोर्ट्स। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ओवर कॉन्फिडेंट वॉर कोर्ट्स की वजह से उनके प्रेस्टीज भी चली गई थी। फिर देयर बाय, लास्ट में कंक्लूजन है, देयर बाय मेजर रिस्टोरेशन हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कुछ प्रोज ऊपर बताए हमने, कॉन्स बताए। फिर नीड इज़ टू ब्रिज द गैप फॉर बेटर जैपनीज वेलफेयर एंड ऑफ द लार्जर वर्ल्ड कम्युनिटी। तो कुछ प्रोज हैं, कॉन्स हैं, और जो भी अभी भी कॉन्स हैं उन सबको गैप करना है। ये बढ़िया सा इन्होंने कंक्लूजन दे दिया। एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर को गौर कर लीजिए। क्या था, मेजर रिस्टोरेशन को डिफाइन किया है, क्या फैक्टर थे जिसने लेड किया था इस मेजर रिस्टोरेशन को, सिग्निफिकेंस क्या रहा जापान का आज के टाइम पे, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी इनकी बता दी, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, डेथ, सोशल कैपिटल, प्रेस्टीज, और फिर यहाँ पे बता दिया लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने आज ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने आज रीड किया है पार्ट 1 में, ठीक है। अब जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पार्ट 2, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए,
आप आराम से 30 मिनट बैठकर इनको प्लीज़ एक बार रफ में लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप सिर्फ सुनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, टूटा फूटा कैसा भी, पर दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, थोड़ा बहुत कुछ भी लिखते रहिए। और एक लंबी जर्नी है ये, मैं हमेशा कहता हूँ। 1 साल तक अगर आप मेरे साथ बने रहे और हम लोग हर दूसरे दिन यूं ही अगर बढ़िया आंसर राइटिंग करते रहे तो आगे चल के आप मास्टर हो जाएंगे इस आंसर राइटिंग के खेल में, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।